Hello everyone, my name is Deepika Sahu and I am lecturer at भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डील करेंगे उसका नाम है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। ये जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है इसे 1954 में लाया गया था और साथ ही ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट चलते हैं रिलेटेड टू सर्टेन डिसीज या फिर किसी भी ड्रग के रिलेटेड वहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और उसमें ये दावा किया जाता है कि ये दवाई लेने से या फिर इन मैजिक क्वालिटीज़ की वजह से वो डिसीज क्योर हो जाएगा, तो उन सारी चीज़ों को, उन सारे ऑब्जेक्शनेबल चीज़ों को रोकने के लिए इस एक्ट को 1954 पे लाया गया था। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन में एन एक्ट टू कंट्रोल द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स इन सर्टेन केसेस टू प्रोहिबिट द एडवर्टाइजमेंट फॉर सर्टेन पर्पसेस of remedies alleged to possess magic qualities and to provide for matters connected therewith। सबसे पहला क्या है, इस एक्ट को क्यों बनाया गया, ताकि जो एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं सर्टेन ड्रग्स के, है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए, साथ ही कैसे टाइप के ड्रग्स एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करने के लिए, तो रीमेडीज, पर्पस ऑफ रीमेडीज, यानी कि अगर कोई भी ये चीज़ दावा कर रहा है कि ये जो ड्रग है वो मैजिक क्वालिटीज दिखाता है, अपने कोई भी जादू टोना टाइप की अगर कोई चीज़ के एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। दूसरा, दिस एक्ट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट इंटरफेयर विद प्राइवेट बिजनेस, क्योंकि ये किसी भी प्राइवेट बिजनेस पे इंटरफेयर नहीं करता और साथ ही ये अपना कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो जबरदस्ती किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए इम्पोज नहीं करता, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन एम क्या था, एम यानी कि मेन लक्ष्य किस लिए इसे बनाया गया। तो पहला है द एक्ट हैज बीन पास्ड विद द एम फर्स्ट टू कंट्रोल सर्टेन टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू ड्रग्स। कुछ ऐसे ड्रग्स जिनका एडवर्टाइजमेंट जो है उन्हें कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, उनके एडवर्टाइजमेंट ना दिखाए जाए उनके लिए बनाया गया। दूसरा, टू कंट्रोल सर्टेन काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू मैजिक रेमेडीज। साथ ही ऐसे टाइप के भी एडवर्टाइजमेंट जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो मैजिकल चीज़ें दिखाती है, कोई भी जादू वाली चीज़ें दिखाती हैं, तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया गया, इस एक्ट को बनाया गया। तीसरा, टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स रिलेटेड देयरविद। इन दोनों के साथ जैसे कोई भी ड्रग्स के बारे में अगर दावा किया जा रहा है या फिर किसी भी मैजिक रेमेडीज के बारे में दावा किया जा रहा है तो उन सब से भी रिलेटेड और जो दूसरे अदर मैटर्स थे इन सबको सॉल्व करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशंस यानी कि इस यूनिट के अंतर्गत में हमारे जितने भी अलग अलग डेफिनेशंस आते हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। पहला है एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या आता है, फर्स्ट है द प्रिंटिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट मतलब कि जो कि प्रिंटेड फॉर्म में हमें मिलती है या फिर पेपर्स में या फिर जो होर्डिंग्स में चिपके लगे रहती हैं वो प्रिंटेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट होते हैं। दूसरा, द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइज को पब्लिकली शो करना, पब्लिकली यानी कि अगर उसे किसी भी सोशल मीडिया वेब पे डाल कर या फिर टीवी पे दिखाकर या फिर ऐसे ही अगर फॉरवर्ड होते जा रहे हैं तो उसको पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, अब मेन एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, तो एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और other document and any announcement made orally or by means of producing or transmitting light, sound और smoke। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर पकड़कर उसके बारे में एक पूरे तरीके से डिटेल चीज़ें बताना, उसका पूरा एक सर्कुलर निकालना या फिर उसका लेबल बनाना या फिर उसे रैप करके या फिर दूसरे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उनको बाहर लाना, उसका वो क्या कहलाता है, एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट क्या होता है उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ नोट देना। मैजिक रेमेडीज क्या होते हैं, तो मैजिक रेमेडीज इंक्लूड्स अ तालिस्मैन किसको कहते हैं हम, कोई भी रिंग या फिर कोई भी रिंग या फिर स्टोन वगैरह जो पहना दिया जाता है ना, उसको तालिस्मान कहा जाता है। मंत्र, अगर कोई भी ऐसा वैसा मंत्र दे दिया जाता है। कवच यानी कि एक अलग से रक्षा कवच जैसा कोई अगर प्रोवाइड कर दिया जाता है या फिर कोई भी दूसरे तरीके से अगर ये कहा जाता है कि उसकी वजह से जो मिरेकुलस पावर यानी कि कोई भी जादू होगा तो उसे हम मैजिक रेमेडी कहते हैं, ठीक। और अब ये मैजिक रेमेडीज
किन के लिए यूज हो रहे थे? तो पहला है आपका फॉर और इन द डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। किसी भी ह्यूमन बींग्स का अगर डायग्नोस हो रहा है, क्योर हो रहा है, मिटिगेशन हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है इन मैजिक रेमेडीज, तो उनके लिए इनको ऑब्जेक्शनल पे लाया गया। फिर दूसरा फॉर अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग इन एनी वे द स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि किसी भी अगर ये कहा जा रहा है कि इस मैजिक रेमेडीज, ये इस तालिस्मान मंत्र वगैरह को यूज करने से अगर हमारे बॉडी में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसको भी रोकने के लिए। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसे कहते हैं? तो एनी पर्सन हु होल्ड्स अ क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय एन अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन नोटिफाइड अंडर द सेक्शन 3। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास क्वालिफिकेशन है और वो उसे किसने ग्रांट किया है? एक अथॉरिटी स्पेसिफाइड, जो कि सेक्शन 3 के अंतर्गत है, इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1916 के अंदर, और साथ ही उनको कहाँ पर भी स्पेसिफाइड किया गया है? इन द शेड्यूल टू द मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंदर। Who is entitled to be registered as a medical practitioner under any law for the time being in force in any state to which this act extends relating to the registration of medical council। यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास ये क्वालिफिकेशन है और उसे किसी भी अथॉरिटी में स्पेसिफाइड है, खासतौर पे अंडर द सेक्शन 3 इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1960 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1956 के अंतर्गत, और साथ ही वो कब इंटाइटल्ड होता है? कब इंटाइटल्ड होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर के जैसा? जब वो लॉफुली जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है अंडर द मेडिकल काउंसिल। समझ में आया? नेक्स्ट हम चलेंगे क्लासेस ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट। अब क्लास वाइज प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट यानी कि जिनका एडवर्टाइजमेंट जो है, मान लीजिए कोई भी अगर मैजिक रेमेडीज के बारे में अगर दावा कर रहा है या फिर कोई भी ड्रग से रिलेटेड है, तो फिर उनके एडवर्टाइजमेंट पे प्रोहिबिशन लगाया गया, तो उसे भी अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है ना। पहला हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स। अगर नीचे दिए गए हुए डिसऑर्डर्स या फिर डिसीज से रिलेटेड अगर किसी भी ड्रग का एडवर्टाइजमेंट किया गया, तो पहला कौन सा है? फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ मिसकैरेज और प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेप्शन इन वुमेन। अगर ये कहा जा रहा है कि इस पिल्स को लेने से या फिर इस दवाई को लेने की वजह से मिसकैरेज हो रहे हैं, या फिर कॉन्सेप्शन के बारे में बताया जा रहा है कि इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेने से या फिर ये मेथड यूज करने से वुमेन्स में प्रेगनेंसी कॉज नहीं हो रही है, तो पहला फॉर द करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन। अगर कोई भी दवाई यूज में टीवी में अगर ये एडवर्टाइज किया जा रहा है और साथ ही ये बताया जा रहा है कि इससे वुमेन्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी उस पे। तीसरा फॉर द मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ द पावर ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है, यानी सेक्सुअल प्लेजर। अगर उसमें ये बताया जा रहा है सेक्सुअल प्लेजर के लिए अगर किसी भी ड्रग या फिर किसी भी दूसरे ब्रांड को अगर एडवर्टाइज किया जा रहा है तो फिर उसको भी रोका गया है। और साथ ही फॉर द डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसऑर्डर और कंडीशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। साथ ही अगर किसी भी स्पेसिफाइड शेड्यूल पे अगर बताया गया है और अगर उसके डायग्नोसिस, क्योर या फिर ट्रीटमेंट या फिर उसके प्रिवेंशन के लिए अगर दावा किया जाता है तो ऐसे एडवर्टाइजर्स को जो है वो प्रोहिबिट किया गया है, और साथ ही उसे क्लास 1 पे रखा गया है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीज एंड डिसऑर्डर्स। फिर नेक्स्ट देखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग। किसी भी मिसलीडिंग, अगर उस एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है या फिर वो जो ड्रग है उसके काम का नहीं है लेकिन फिर भी उसको मिसलीड करके दिखाया जा रहा है, तो उसके एग्जाम्पल्स द एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू अ ड्रग और ड्रग्स विच, कौन से ड्रग which directly or indirectly give the false impression regarding the true nature of the drug, जिसमें पूरे तरीके से उस ड्रग के बारे में गलत इंप्रेशन दी जा रही है, यानी कि वो ड्रग जो है वो वैसा काम तो नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर उसका फाल्स स्टेटमेंट दिया जा रहा है, फाल्स इंप्रेशन अगर बनाया जा रहा है तो वो क्लास 2 के अंतर्गत में आता है। और दूसरा मेक एनी फॉल्स क्लेम्स फॉर सच ड्रग्स, अगर ऐसा टाइप का कोई भी अगर फॉल्स क्लेम किया जा रहा है तो फिर उस भी एडवर्टाइजमेंट को बैन किया जा सकता है
है ना। थर्ड देखेंगे हम प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ मैजिक रेमेडीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। मैजिक रेमेडीज मैंने आपको पहले भी बताया, यानी कि कोई भी तंत्र मंत्र तंत्र तालिस्मान इन सारी चीज़ों को यूज़ करके अगर ये दावा किया जा रहा है कि वो डिजीज या डिसऑर्डर जो है वो ट्रीट हो जाएगा, तो उसमें कौन कौन से आते हैं। पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू एनी मैजिक रेमेडी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लेम्स टू बी एफिकेशियस फॉर एनी पर्पस इज प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट जो क्लास है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट इनटू एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट। अगर किसी भी इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना है किसी भी एडवर्टाइजमेंट को, तो उसके लिए भी प्रोहिबिशन लगाई गई है, उसके लिए भी मनाही है ना। सिर्फ कुछ कुछ ड्रग्स के लिए ही ऐसा प्रोहिबिशन लगाया गया है। पहला है इम्पोर्ट इनटू एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ऑफ एनी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफ द नेचर रेफर टू द प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। कोई भी अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी भी ड्रग का फॉल्स इंप्रेशन दिखाया जा रहा है, तो वैसे टाइप के एडवर्टाइजमेंट या फिर एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडीज या फिर किसी भी मैजिक जादू टोना वाले अगर कोई एडवर्टाइजमेंट है तो, और फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, या फिर वो ऐसे टाइप के एडवर्टाइजमेंट जो कि ये बताते हैं कि इससे ये डिजीज ठीक हो जा रही है, तो उन सारी चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने से हमारे इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासेस ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट्स फ्रॉम रिसर्च। एक्सेप्टेड एडवर्टाइजमेंट्स कौन कौन से हैं, तो द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर नॉट प्रोहिबिटेड अंडर दिस। ये जो फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट है वो सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं है। पहला है हमारा एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू द ड्रग्स प्रिंटेड और पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन विथ प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो कि किसी भी ड्रग्स के प्रिंटेड या फिर पब्लिश्ड जो है वो गवर्नमेंट से हो, या फिर कोई भी अगर दूसरा पर्सन जो है गवर्नमेंट से अगर वो ये अप्रूव करवाता है अपने एडवर्टाइजमेंट को शो करने के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट नहीं किया गया है। दूसरा, एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू अ ड्रग which is sent confidentially in the prescribed manner to registered medical practitioner। ठीक, कैसे टाइप के एडवर्टाइजमेंट, जिसे बहुत ही कॉन्फिडेंशियली तरीके से सिर्फ और सिर्फ RMPs जो हैं, मतलब कि जो हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही ये एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाए, तो उसके लिए भी प्रोहिबिशन नहीं है ना। पहला क्या था, पहले में हमको ये देखना था कि जो गवर्नमेंट है वो अप्रूव करे हो उस एडवर्टाइजमेंट को, चाहे वो गवर्नमेंट अपने ही उससे किया हो या फिर दूसरे पर्सन को किया हो। दूसरे में हमने क्या देखा कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी इस तरीके से शो होना चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंशियली तरीके से RMPs को ही शो करे। तीसरा क्या है, एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग एनी बुक और treatise reading with any matter relating to the disease, disorder or condition which are otherwise prohibited, provided published from bona fide scientific or social point of view। ठीक, किसी भी अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल यानी कि कोई भी जागरूकता फैलाने के लिए, है ना, जागरूकता फैलाने के साथ साथ किसी भी डिले से किसी भी डिजीज या फिर डिसऑर्डर की जागरूकता बढ़ाने के लिए अगर वो एडवर्टाइजमेंट करना चाहे तो उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही उसमें उनके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहती हैं। अगर वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया गया तो फिर डेफिनेटली वो जो एडवर्टाइज है उसको हम आगे जो है पब्लिकली कर सकते हैं। और अगर वो उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो गवर्नमेंट के पास इतनी अथॉरिटी रहती है कि वो उस एडवर्टाइजमेंट को बैन कर दे, है ना। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेड साइन बोर्ड्स और नोटिसेज बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन हिज प्रेमिसेस। अगर जो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो अगर अपने सिर्फ से साइन बोर्ड पे ही अगर कुछ थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट को अगर डिस्प्ले कर रहा है तो उनको ये चीज़ की प्रोहिबिशन नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू, यह हमारा फोर्थ है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू द ड्रग्स विच कंप्लाई विद द रिक्वायर्ड कंडीशंस एज फॉलो। कुछ ड्रग्स जो हैं उनका एडवर्टाइजमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस, रिक्वायर्ड कंडीशंस एज फॉलो है। पहला है लीफलेट्स और लिटरेचर अलॉन्ग विद द पैकेजिंग ऑफ द ड्रग। जैसे कि हम अगर कोई भी अगर सिरप ही खरीदते हैं, है ना, तो वो सिरप की बोतल, मान लीजिए अगर हम खांसी की भी सिरप खरीदते तो फिर उस सिरप के अंदर में हमारे पास एक लीफलेट्स रहते हैं ना, तो उसमें हम इस दवाई का
एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग इन मेडिसिनल, फार्मास्यूटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल जर्नल्स। जो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट जो ड्रग हो रहा है वो तो या तो मेडिसिनल जो जर्नल्स पब्लिश होते हैं उसमें, या फिर फार्मास्यूटिकल साइंटिफिक जो जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं उसमें, या फिर जो टेक्निकल जर्नल्स है उन सारी उसमें ड्रग्स का जो एडवर्टाइजमेंट है हम कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है। इसके अलावा थेरेपेटिक इंडेक्स और प्राइस लिस्ट पब्लिश्ड बाय लाइसेंस मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर। थेरेपेटिक इंडेक्स जो है उस ड्रग का या फिर उसका जो प्राइस लिस्ट है उसको भी पब्लिश किया जा सकता है लाइसेंस मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को। नेक्स्ट हम देखेंगे एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू अ ड्रग प्रिंटेड और पब्लिश्ड विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांटेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ठीक, ये एक्ट बनने से पहले भी अगर कोई भी प्रिंटेड या फिर पब्लिश्ड फॉर्म था जिसे गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था तो उन एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर भी अभी तक कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है। ठीक, समझ में आया कहाँ कहाँ पर प्रोहिबिशन हो रहा था? तो पहला था हमारा एनी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी अगर प्रिंटेड या फिर पब्लिश्ड फॉर्म ऑफ ड्रग जो था उससे रिलेटेड है ना। दूसरा क्या था, अगर कैसे हम उसे प्रोहिबिशन नहीं है तो दूसरा था हमारा अगर हम आरएमपीज को कॉन्फिडेंशियली तरीके से उस ड्रग के एडवर्टाइज करें तो। तीसरा क्या था, एक ट्रीटीज या फिर डील्स जो है वो साइन होती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जो एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं उनके बीच में, ताकि वो जो अपना एडवर्टाइज करे वो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोल फॉर्मेट में करे। इसके अलावा अगर कोई भी आरएमपी जो है वो अपना साइन बोर्ड या फिर नोटिस के बाद में उसे करना चाहता है। और फिर पांचवा क्या था, अगर हम लीफलेट्स लिटरेचर के फॉर्म में उस पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स के ड्यूरिंग अगर उसका एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं या फिर मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, साइंटिफिक या फिर टेक्निकल जर्नल्स में अगर हम उसे पब्लिश करा रहे हैं तो। और लास्ट हमारा क्या था कि जितने भी गवर्नमेंट ने पहले सैंक्शन किए हुए थे एडवर्टाइजमेंट बिफोर ये एक्ट बने के, तो उनको भी प्रोहिबिट नहीं किया गया है। ठीक, एग्जेम्पशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, यानी कि कौन कौन से एप्लीकेशन ऑफ एक्ट है। तो फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट में परमिट एनी एडवर्टाइजमेंट ऑफ एनी स्पेसिफाइड ड्रग्स और क्लास ऑफ ड्रग्स बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक ऑफिशियल गैजेट पे नोटिफिकेशन के थ्रू क्या करती है, पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि लोग अगर उस चीज पे इंटरेस्ट है तो एडवर्टाइजमेंट के लिए वो अपने ऑफिशियल गैजेट पे डालती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके ऑफेंसेस और पेनल्टीज क्या क्या हैं। ठीक, तो पहला है कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स। ठीक, जितने भी हमने पीछे एक्ट और रूल्स पढ़े उसके अंतर्गत में अगर वो काम नहीं हो रहा है तो पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन विथ और बोथ ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। अगर पहली बार ऐसा हुआ है मतलब कि अगर पहली बार ऐसा उसने अगर गलती से किया है जो भी है तो उसके लिए उसे 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट, जेल होगी या फिर उसे फाइन भी भरना पड़ेगा। और अगर उसने फिर से वही गलती की फिर से ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन तो फिर उसका जो पनिशमेंट रहता है वो 6 महीने से बढ़कर 1 साल का हो जाता है और उसके साथ उन्हें कुछ फाइन भी देनी पड़ती है। सेकंड क्या है, और इन केस ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट बाय अ कंपनी, अगर किसी कंपनी के थ्रू अगर ये किया गया है तो एवरी पर्सन, जो भी पर्सन उससे इंक्लूडेड है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस वॉज इन चार्ज एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द कंपनी बिजनेस शैल बी गिल्टी एंड लायबल फॉर द पनिशमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी गलती कर रहा है किसी भी कंपनी से रिलेटेड तो उसमें जितने भी ईच एंड एवरी पर्सन, जितने भी पर्सन उसमें इंक्लूडेड हैं इन सारे ऑफेंसेस के लिए, है ना, वो सारे के सारे इंचार्ज भी हैं और सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी कंपनी ने गलती की है उसके लिए। ठीक, और साथ ही उन सभी को पनिशमेंट भी मिलती है। लेकिन मान लीजिए उस कंपनी से रिलेटेड ही कोई पर्सन है और अगर वो उस चीज में इंक्लूड नहीं है तो फिर वहां पर जाके उसे क्या करना पड़ता है, हाउ एवर सच अ पर्सन इज नॉट लायबल फॉर द पनिशमेंट, वो पर्सन लायबल नहीं है पनिशमेंट के लिए इफ ही प्रूव दैट द ऑफेंस वॉज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज और ही हैज टेकन ऑल द प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस।
कब ऐसा होता है, जब वो ये चीज़ प्रूव कर दे कि जो भी हुआ, जो भी कॉन्ट्रवेंशन हो उसमें वो इन्वॉल्व नहीं थे, या फिर उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं था, या फिर वो पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर चल रहे थे। तो ऐसे पर्सन को जो है उस कंपनी के पेनल्टी नहीं लगती। नेक्स्ट, अब इनका लास्ट कंक्लूजन क्या है, तो ड्रग और मैजिक रेमेडीज या फिर ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 में जो बनाया गया था, हैज बीन कंक्लूडेड दैट दिस एक्ट वाज मेड ऑफ, पहला, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीज एंड डिसऑर्डर, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कुछ ड्रग्स के एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए, जो कि ये दावा करते हैं कि वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू ड्रग्स, अगर कोई भी फाल्स स्टेटमेंट या फिर फाल्स इंप्रेशन दे रहा है किसी भी ड्रग से रिलेटेड तो उसके लिए प्रोहिबिशन है। तीसरा, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ मैजिक रेमेडीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर्स, अगर कोई भी मैजिक रेमेडीज बता रहा है, अगर कोई भी बोल रहा है ये कवच पहन लीजिए या तालिस्मान यूज कर लीजिए या फिर मंत्र पढ़ लीजिए तो इससे आपका डिसीज या डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा, तो उसके प्रोहिबिशन के लिए। और चौथा, प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्टिंग टू एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट्स, अगर जो भी ऐसे टाइप के एडवर्टाइजमेंट है जो कि गलत फाल्स इंप्रेशन दे रहे हैं या फिर मैजिक रेमेडीज यूज करने के लिए बोल रहे हैं या फिर और कुछ दूसरा क्लेम कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए प्रोहिबिशन है। अब ये कुछ रेफरेंसेस जो मैंने यूज़ किए हैं इस स्लाइड को बनाने के लिए, तो वो है। थैंक यू।